ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसी में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही आपके क्या जाते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरीके का। तो सबसे पहले आपका क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया, और मल्टी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट के आने के बाद ही आपका और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आया। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हम लोगों ने क्या देखा था, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। रियल टाइम का फिर दो पार्ट है आपका, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आपसे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जाता है तो वहां पर आप इतना बता सकते हैं, एक जो मेन है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, फिर आपका मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो थोड़ी थोड़ी क्या वहां पर होती है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी चेंज हो। देखो वो ये पे चल गया कुछ बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं क्या? नो सर। नो सर। अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ मैं। देखिए, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसा मैंने पिछले क्लास में बताया था, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जितने भी आपके अवेलेबल जॉब होते हैं उन सबको क्या किया जाता है, एक फिक्स टाइम डिवाइड किया जाता है, और वो टाइम क्या किया जाता है, सबके साथ शेयर किया जाता है। ठीक, अगर मैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका? यस सर। देखिए, सबका काम क्या है, यूजर्स के बीच में इंटरेक्शन इस्टेब्लिश करना मशीन का, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम आपका होता है। मगर जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो होता है उसमें इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम प्लेज एंड इम्पोर्टेंट, सिंपल वर्ड में बिल्कुल मैं लिख रहा हूँ, टाइम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिफरेंट अवेलेबल प्रोसेसेज। In time sharing operating system, time plays an important role for the execution of different available processes. तो टाइम शेयरिंग जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें जो टाइम है
वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि जितने भी अवेलेबल प्रोसेस आपके हैं वो सही ढंग से एग्जीक्यूट हो सकें। अब ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप बोल सकते हैं कि द ऑपरेटिंग सिस्टम decides a fixed time which is known as टाइम स्लाइस। ये वर्ड पूछा जाता है, टाइम स्लाइस या क्वांटम, which is shared among every available प्रोसेस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या डिसाइड करता है, एक टाइम डिसाइड करता है। ठीक, कि भाई मुझे 5 मिनट, 2 मिनट, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड हर प्रोसेस को मुझे क्या करना है, देना है। तो जितने भी अवेलेबल प्रोसेस होंगे वो सारे अवेलेबल प्रोसेस को जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो टाइम डिसाइड करता है अपना कंट्रोल देने के लिए, उस टाइम को हम लोग किस नाम से जानते हैं, टाइम स्लाइस के नाम से जानते हैं या फिर क्वांटम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको मैंने बोल्ड और इटैलिक कर दिया है, टाइम स्लाइस या क्वांटम। टाइम स्लाइस या क्वांटम क्या है, वो फिक्स टाइम है जो जितने अवेलेबल प्रोसेस होते हैं उनके बीच में शेयर कराया जाता है ताकि सब लोगों का इंटरेक्शन हो सके। ठीक, अब यहाँ पर बेनिफिट क्या है इसका, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। इन टाइम शेयरिंग सिस्टम every process gets the CPU interaction। बिल्कुल मैं हल्के में लिख रहा हूँ। In time sharing system, every process gets the CPU interaction, but it doesn't mean that the process would complete its task or not, but it guarantees the CPU interaction here। CPU is not idle and is busy all the time, therefore best utilization of resources is implemented here। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं इसमें। अब मैं समझाता हूं आपको एक एक करके। दिख रहा है आपको स्क्रीन? यस और नो बोलते रहिएगा। यस सर। देखिए, टाइम शेयरिंग सिस्टम में होता क्या है, जो सबसे पहला लाइन मैंने लिखा, इन टाइम शेयरिंग सिस्टम, टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितने भी अवेलेबल प्रोसेस होते हैं उसके एग्जीक्यूशन कराने में। ठीक, सबसे पहला पॉइंट ये मैंने लिखा। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा कि जो टाइम सीपीयू के ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा डिसाइड होता है कि भाई ये पर्टिकुलर टाइम मुझे सारे प्रोसेस को देना है ताकि उनका काम हो सके, उस टाइम को हम लोग टाइम स्लाइस या क्वांटम के नाम से जानते हैं। ठीक,
तीसरा पॉइंट मैंने लिखा, इन टाइम शेयरिंग सिस्टम एवरी प्रोसेस गेट्स द सीपीयू इंटरेक्शन। टाइम शेयरिंग सिस्टम में इस बात की गारंटी होती है कि जितने भी अवेलेबल प्रोसेस हैं उन सारे प्रोसेस को सीपीयू का इंटरेक्शन मिलता है, ठीक, मगर इस बात की गारंटी नहीं होती है कि उसका काम कंप्लीट हो जाए। ठीक, यही चीज मैंने लिखा है, इन टाइम शेयरिंग सिस्टम every process gets the CPU interaction, but it does not mean that the process would complete its task or not, but it guarantees the CPU interaction। ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या है कि यहाँ पर CPU आपका खाली नहीं बैठा हुआ होता है, उसको मैंने क्या लिखा है, here CPU is not idle and is busy all the time, और वो हमेशा बिजी रहता है। इसलिए इस टाइम शेयरिंग सिस्टम में रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है। रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन का क्या मतलब हो गया, सारे जितने अवेलेबल प्रोसेस हैं वो सब इंटरेक्ट हो जाते हैं प्रोसेसर से। प्रोसेसर आपका कभी खाली नहीं बैठा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि अगर 5 मिनट उसने डिसाइड किया कि भाई मुझे सारे प्रोसेस को देने हैं, तो वो 5 मिनट के बाद उसका कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, दूसरे प्रोसेस के पास, दूसरे के बाद तीसरे के पास, तीसरे के बाद चौथे के पास, सो ऑन। तो ऐसी स्थिति में सीपीयू आपका खाली बैठा हुआ कभी नहीं मिलेगा। अब इस चीज को हम लोग डायग्रामेटिकली थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा इसका, और यहाँ पे ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोगों ने? यस सर। अब देखिए, अब कहिएगा कि क्या हो सकता है, माइंड में चल भी रहा होगा कि सर क्या बता रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कॉन्सेप्चुअल चीज है, यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट्स भरे हुए हैं। फिर से मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपका एक इंटरेक्शन इस्टेब्लिश करने का काम करता है। ठीक, अब सपोज कीजिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, बैच ऑपरेटिंग, बैच नहीं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर मैंने लिख दिया, सपोज कीजिए ये कैसा है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब है तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम, मगर ये कौन सा फीचर लेके बैठा हुआ है, टाइम शेयरिंग वाला। अब टाइम शेयरिंग के अंदर होता क्या है ये हमें पता रहेगा, तभी तो हम लोग इसकी रिक्वायरमेंट हम लोग को होगी। ठीक ठीक उसी तरीके से मार्केट में हर चीज अवेलेबल है, पंखा अवेलेबल है, एसी अवेलेबल है, कूलर अवेलेबल है, और आपका वॉल एसी अवेलेबल है, फिर आपका विंडो एसी अवेलेबल है। अब डिपेंड करता है यूजर का क्या रिक्वायरमेंट है। अगर यूजर के घर में जगह ही नहीं होगा कि वो वॉल एसी को टांग सके, ठीक है, तब वो किसको प्रीफर करेगा, विंडो एसी को। तो उसकी रिक्वायरमेंट वहां पर उस तरह की बनी। ठीक, अब किसी के घर में विंडो ही नहीं होगा तो वो क्या यूज करेगा, वॉल एसी यूज करेगा। विंडो रहेगा तभी ना वो विंडो एसी लगा पाएगा। अगर किसी के कमरे में खिड़की ही नहीं है तो वो किसको प्रीफर करेगा, वॉल एसी को प्रीफर करेगा। तो वॉल एसी जब लगाया जाएगा तब उससे उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। ठीक, तो डिपेंड करता है कि यूजर का क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे हैं। अगर मुझे कहीं रिक्वायरमेंट है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो मैं वहां पर किसको प्रीफर करूंगा, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को। क्यों? क्योंकि मुझे इस बात की गारंटी नहीं है कि किसी का काम कंप्लीट हो या नहीं हो, मगर मुझे इंटरेक्शन क्या देना है, सबको देना है। ठीक, अब जैसे इसमें आप क्या बोल सकते हैं, रियल टाइम में ऐसा कोई एग्जांपल है जो इस तरह का होता है टाइम शेयरिंग? आप सोच के बताइए रियल टाइम में। क्लासरूम का, ठीक, अगर क्लासरूम का जो अगर हुआ तो सपोज कीजिए कुछ क्वेरी था, क्लासरूम बोल सकते हैं, या फिर आपका क्या होता है, क्विज। क्विज होता है टीवी पे, क्विज वगैरह देखे हैं? टीवी पे जब क्विज होता है तो टीम ए, टीम बी, टीम सी होता है, और वहां पर बजर होता है। ठीक, टाइम आपका स्टार्ट होता है 30 सेकेंड, इस तरीके से। जैसे 30 सेकेंड उसको टाइम मिलता है, उसने अगर जवाब दे दिया तो ठीक है, नहीं तो कंट्रोल कहाँ चला जाता है, दूसरे टीम के पास।
ठीक, फिर उसने अगर जवाब दे दिया 30 सेकेंड के अंदर तो ठीक है, नहीं तो कंट्रोल कहाँ चला जाता है, तीसरे टीम के पास। तो इसका मतलब क्या हो गया, वहां पर एक फिक्स टाइम डिसाइड किया जाता है और वो टाइम क्या किया जाता है, सब लोगों के साथ शेयर किया जाता है और सब लोगों को उतना ही टाइम के अंदर काम को प्रोसेस करने का क्या दिया जाता है, एलिजिबिलिटी दिया जाता है। अगर उस गिवन टाइम के अंदर आपका काम कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैंने क्या बना दिया, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये काम हो रहा है। यहाँ पे आपके बहुत सारे क्या हैं, प्रोसेसेज हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया P1 आपका एक काम था, P1 को मैं क्या लिखता हूँ, जॉब 1, या P1 भी लिख सकते हैं, प्रोसेस 1। अब तो आप समझ गए ना कि प्रोसेस कब कहलाएगा और जॉब कब कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए, दूसरा प्रोसेस है P2, तीसरा प्रोसेस है P3, चौथा है P4, पांचवा है P5, छठा है P6। ठीक है, 6 आपके पास क्या थे, प्रोसेस थे। इसका मैं रिमूव स्पेस कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पर आपका क्या था, P6, नहीं दिख पा रहा है, P6। अब यहाँ पर इतने सारे आपके क्या हैं, प्रोसेस। अब इन प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होना है। एग्जीक्यूशन होना है तो किसके पास होगा, सीपीयू के पास। तो यहाँ पर बीच में मैंने बना दिया एक सीपीयू, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कैसे काम हो रहा है। अब बीच में क्या डिसाइड होगा, एक टाइम क्वांटम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम स्लाइस जो है वो कितना का था, 5 मिलीसेकंड। फ्रस्ट्रेट नहीं होइएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं अपने एंड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, देखिए, अब ये टाइम स्लाइस क्या हो गया, 5 मिलीसेकंड का डिसाइड हुआ। तो 5 मिलीसेकंड का कौन डिसाइड कर रहा है, ये आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कि भाई जितने अवेलेबल प्रोसेस होंगे, यहाँ पर अवेलेबल प्रोसेस कितने हो गए, 6। ठीक, तो मैंने क्या लिखा, इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिफरेंट अवेलेबल प्रोसेस। समय बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जितने भी अवेलेबल प्रोसेस हैं इनका सही ढंग से काम परफॉर्म हो सके इसके लिए। ठीक, अब सपोज कीजिए कि जो काम था, हर का मैं क्या करता हूँ, काम डिफाइन कर देता हूँ। जैसे P1 को अपना काम करने में कितना लगता, 10 मिलीसेकंड, ताकि और आपको अच्छे से समझ में आए। P2 को अपना काम कंप्लीट करने में कितना लगता, 5 मिलीसेकंड। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। P3 को अपना काम कंप्लीट करने में कितना लगता, 3 मिलीसेकंड। P4 को क्योंकि आगे चल के ना इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा, तो न्यूमेरिकल जब आएगा तो आपका अगर यहीं पे कॉन्सेप्ट अगर गड़बड़ हो जाएगा तो आपको फिर चीजें आगे समझ में नहीं आएंगी। डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, जहां नहीं समझ में आएगा विदाउट एनी हेजिटेशन आप बता दीजिएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग भी अपने समय में हम लोगों को भी दिक्कत होती थी। ठीक है, तो इसके लिए ईमानदारी आपको बरतनी होगी। ईमानदारी के साथ साथ आपको अपने एंड से भी प्रैक्टिस करना होगा, चीज़ों को पढ़ना होगा। ठीक, अब देखिए, अब
यहाँ पर 6 प्रोसेस हैं, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। अब ये आपका क्या है, सीपीयू। अब टाइम स्लाइस तो 5 मिलीसेकंड का था, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये 5 मिलीसेकंड सारे अवेलेबल प्रोसेस के साथ शेयर कर दिया जाएगा कि भाई आप सब लोगों को 5 मिलीसेकंड ही सीपीयू फर्स्ट इंटरेक्शन में अपना कंट्रोल देगा। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या इंसर्ट टेबल हो पाएगा, नहीं। 1 2 3, चलिए अब आपको समझ में आएगा। अब सबसे पहला किसका इंटरेक्शन होगा, P1 का इंटरेक्शन होगा। P1 कहाँ पहुंचेगा अपना काम परफॉर्म कराने के लिए, किसके पास, किसके पास, सीपीयू के पास। ठीक, तो सीपीयू उसको कितना टाइम देगा, P1 को कितना टाइम देगा, 5 मिलीसेकंड। ठीक है, 5 मिलीसेकंड टाइम देने के बाद जैसे टाइम कंप्लीट होगा 5 मिलीसेकंड का, तो कंट्रोल किसके पास चला जाएगा, लाइन में कौन है, P2। तो कंट्रोल किसके पास चला जाएगा, P2 के पास। तो आप बताइए कि क्या P2 का P1 का काम कंप्लीट हुआ है। P1 को अपने काम को कंप्लीट करने में 10 मिलीसेकंड लगना था। ठीक, मगर उसका काम तो कंप्लीट हुआ नहीं, तो अब वो इंतजार करेगा कि वापस से उसका कंट्रोल कब मिलेगा, कब मिलेगा वापस उसको कंट्रोल, जब इन सब लोगों का काम कंप्लीट हो जाएगा बारी बारी से सब। ठीक है, तो अब यहाँ पर P1 का काम कितना बचा है, 5 मिलीसेकंड का बचा है, इसको भी लिखने की जरूरत है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब P2 के पास आया, तो P2 का काम कितना था, 5 मिलीसेकंड का, तो P2 को 5 मिलीसेकंड मिला और P2 का काम अब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो जिसका काम कंप्लीट हो गया उसको मैं क्या कर दिया, रेड, P2 बाहर, ज्यादा रेड हो गया। ठीक है, जिसका काम कंप्लीट हो गया उसको मैंने क्या कर दिया, रेड। अब इसके बाद कौन आएगा, P3 आएगा। तो P3 जब आएगा तो P3 को कितना टाइम मिलना था, 5 मिलीसेकंड का। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहीं पे कंफ्यूजन होती है। अब सीपीयू को कितना टाइम देना था, 5 मिलीसेकंड। अब तो इसका काम कितना लगना है, इसको तो 3 मिलीसेकंड ही लगना है। ठीक, तो यहाँ पर अब ऐसा मत समझ लीजिएगा कि सर इसको तो 3 मिलीसेकंड में ही इसका काम कंप्लीट हो गया और टाइम इसको 5 मिलीसेकंड मिलना था, तो अब ऐसा नहीं होगा कि 2 मिलीसेकंड सीपीयू बैठा रहेगा। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। 5 मिलीसेकंड सीपीयू को देना था हर प्रोसेस को। अगर 5 मिलीसेकंड से अगर कम में अगर किसी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, दूसरे प्रोसेस के पास। अगर 5 मिलीसेकंड से ज्यादा अगर उसको समय चाहिए तो उससे ज्यादा समय उसको नहीं मिल सकता। पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद कौन आया, P4। P4 आया और P4 को भी फिर कितना मिला, 5 मिलीसेकंड। फिर P4 के बाद किसको, कौन आया, P5। यहाँ पर मैं और करता हूँ, एक और चीज बना देता हूँ ताकि
ये यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे हाँ देखिए, अब कैसे करना है इसके लिए भी हम लोग शेड्यूलिंग पढ़ेंगे। शेड्यूलिंग में पढ़ेंगे कि भाई जिस ऑर्डर में फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे करना है, ठीक है, या फिर आपको प्रायोरिटी बेस्ड करना है, ठीक है, या फिर आपको टाइम शेयरिंग बेस्ड करना है, तो उसके लिए शेड्यूलिंग होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का डिसीजन है। अब यहाँ पर देखिए, P1 का काम आपका 5 मिनट का हो गया था, तो P1 का काम, रिमेनिंग काम कितना बचा? P1 का 5 मिलीसेकेंड बचा हुआ था, ठीक। P2 आपका कंप्लीट हो गया। P2 को मैंने क्या कर दिया, मतलब कंप्लीट, बाहर निकल गया, खत्म खत्म कर दिया मैंने। P3 भी मैंने बाहर निकाल दिया। अब P4 का काम कितना बचा है? P4 का रिमेनिंग कितना बचा हुआ है? 5 हो चुका, तो 7 बचा। 7 मिलीसेकेंड का और काम उसका बचा हुआ है रिमेनिंग, ठीक। इसके बाद कौन आएगा? P5 आएगा, तो P5 यहाँ पर आया। P5 को भी मिल गया 5 मिलीसेकेंड। उसके बाद P5 का काम कितना बचा? 10 मिलीसेकेंड का। उसके बाद कौन आया? P6। P6 को कितना मिला? 5 मिलीसेकेंड। और यहाँ पर P6 जब आया, P6, तो उसका भी काम क्या हो गया? कंप्लीट। ये भी बाहर, ठीक है। अब वापस से फिर कंट्रोल कितना जाएगा? अब आपके पास अवेलेबल प्रोसेस कौन कौन से हैं? अब आप देखिए, आपके पास एक अवेलेबल प्रोसेस है, एग्जैक्टली अब आपके पास अवेलेबल हैं P1, P4 और P5, ठीक। तो फिर अब चांस किसको जाएगा? सबसे पहले P1 को। तो फिर यहाँ से आपका कौन आएगा? P1। फिर P1 को कितना मिलेगा? 5 मिलीसेकेंड का, ठीक है। अब फिर P1 क्या हो जाएगा? बाहर। अब अगली बार P1 क्या हो जाएगा? आउट। P1 के बाद फिर कौन आएगा? P4, ठीक है। P4 को कितना मिलेगा फिर? 5 मिलीसेकेंड। टाइम इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा 5 मिलीसेकेंड से। अब इसका काम कितना बच जाएगा फिर P4 का? अब आप यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे ये लिखना गलत हो जाएगा, आप यहाँ पे लिखिए P1 अब आपका क्या हो गया? आउट, ठीक। और P4 आपका कितना काम बचा? P4 का 2 मिलीसेकेंड का, ठीक है। अब आपके पास क्या था? P5। P5 का काम कितना बचा है? 5 मिलीसेकेंड, क्योंकि 10 बचा हुआ था। अब इसके बाद फिर से 5 मिलेगा उसको, P5 को। तो कितना बचा? 5 बचा हुआ है ना। अब आपके पास बचा कितना यहाँ पर? दो। दो प्रोसेस है आपके, दो प्रोसेस है। तो फिर अगला बार क्या होगा? P2 जाएगा। P2 जाएगा आपका, और P2 जैसे जाएगा फिर वो बाहर आ जाएगा। P2 यहाँ पे गया, उसको कितना मिला? कौन जाएगा? अच्छा, यहाँ गलत हम लोग लिख दिए। P4,
ठीक है, P4, ठीक है, P4 जाएगा, P4 को कितना मिलेगा, 2 मिलीसेकेंड। अब इसका काम कंप्लीट हो गया ना। फिर उसके बाद कौन जाएगा, P5, P5 भी फिर क्या हो जाएगा, खत्म। बात समझ में आई। नहीं तो सर। ये क्या था आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि जितने आपके अवेलेबल प्रोसेस हैं वो सबको क्या मिला, सीपीयू का इंटरेक्शन मिला। ये आपका क्या था, सीपीयू। अगर आप इस तरह से, क्योंकि आगे चल के इस पे न्यूमेरिकल भी आएगा, तो ये आपका काम क्या था, सीपीयू टाइम शेयरिंग सिस्टम का। तो जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होता है कि भाई मुझे सारे प्रोसेस को इंटरेक्शन करना है, तो वहां पर आप क्या करते हैं, टाइम शेयरिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अभी सीपीयू क्या था, सीपीयू के पास टाइम था। तो अगर टाइम टोटल देख लीजिए तो टोटल टाइम कितना हो गया, सीपीयू के पास, बिल्कुल। तो आप जोड़ लीजिए, P1 का कितना था, 10, 5 15, 15 और 3 18, 2 20 30, 45 और 50, 50 था। फिफ्टी मिलीसेकेंड। ठीक, तो अगर सीपीयू के पास 50 मिलीसेकेंड से कम टाइम रहेगा तो क्या सब लोगों का वर्क कंप्लीट हो पाएगा, नहीं। ठीक है, तब क्या होगा, 50 मिलीसेकेंड से अगर सपोज कीजिए 40 मिलीसेकेंड ही टाइम रहता, तो आप काउंट कर लीजिए, 5 5 5 करके 8 ब्लॉक पे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अगर 40 मिलीसेकेंड ही रहता तो उस केस में क्या होता, बस बाकी ये लोग का काम कंप्लीट नहीं हो पाता। तो आपका ये क्या करता है, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर ये पॉइंट, इन टाइम शेयरिंग सिस्टम एवरी प्रोसेस गेट्स द सीपीयू इंटरेक्शन। हर प्रोसेस को तो इंटरेक्शन मिल ही जाएगा, फर्स्ट टाइम तो मिलना ही मिलना है। मगर इसका ये मतलब नहीं होता है कि प्रोसेस शुड कंप्लीट इट्स टास्क और नॉट, बट इट गारंटीज द सीपीयू इंटरेक्शन। बात समझ में आई। बोलिए। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी 12 बजे से फिर मेरा क्लास है। फिर हम लोग कल देखेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप दुनिया भर का वेबसाइट पढ़ लीजिए, हर चीज़, सारे वेबसाइट में कहानी का जो मेन कॉन्सेप्ट है यही होगा। ठीक, और राइटिंग स्टाइल थ्योरी अलग अलग हो जाएगा। ये था बिल्कुल आपका निचोड़। स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं, इसका भी आप ले लीजिए। ठीक है, तो एंड करते हैं हम। आपका काम क्या है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़िएगा, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग उसको डिस्कस कर देंगे। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी दो तरह का रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम। इसमें अगर किसी को नहीं समझ में आया तो हमको बताइए, जो आज मैंने बताया। कोई भी बताइए। अभिलाष कुमार सिंह, यस सर। समझ गए हैं। यस सर। भैया कहाँ हैं आपके, भैया। जॉब कर रहे सर, यहीं पे हैं।
अच्छा यहीं पे हैं। हम्म, आर्य मौर्य आप बताइए। आर्य मौर्य अटेंडेंस लगा के गायब हैं क्या? अच्छा अच्छा, किन्हीं किन्हीं पे नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है, जो भी होगा अगर आपको तो आप मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। मेरा आप नंबर लिख लीजिए 99340। व्हाट्सअप आप कर सकते हैं 993401302। मगर जब आप मैसेज करेंगे तो अपना नाम और BCA फर्स्ट ईयर जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। और पढ़िए, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, पूरा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, मगर आप लिखेंगे एग्जाम में तभी नंबर मिलेगा। और ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इस तरीके से बना के, ये आप बुक्स पढ़ेंगे, सारे बुक्स आपके हैं ना ऊपर ऊपर से जाएंगे, क्योंकि मार्केट में BCA ऑपरेटिंग सिस्टम बोल के कोई बुक नहीं आता है। सारे बुक्स आपके MCA लेवल के होते हैं। अब उसमें से बाइफरकेट करके आपको चीज़ों को पढ़नी है।